आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूपीएससी क्या है। मैं यूपीएससी की सारी डिटेल यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा हूँ और यूपीएससी के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इतनी सी भी चीज़ नहीं रहेगी इसमें कि ना ही बताया हो, पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपका भी सपना है यूपीएससी में जाने का, आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो पहले से ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूपीएससी, ठीक है। पहले यूपीएससी के बारे में आप जान लीजिएगा कि यूपीएससी क्या होता है। देखो सबसे पहले यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी बोला जाता है। ये जो है दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थित है और ये भारतीय संविधान द्वारा स्थापित की गई है। ये एक संस्था है, मतलब कि ये एक प्रकार का मतलब एक संस्था है ना। एक संस्था है बहुत बड़ी जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ये, है ना, क्या प्रोसेस रहती है इसमें, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले इतना समझिएगा आप कि ये जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी पोस्ट यही मानी जाती है यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वालों की, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो तब आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हो और उसके बाद में दोस्तों आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर योजनाओं, नीतियाँ और समाज की भलाई करने के लिए आप कदम उठाते हो। तो ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है और लाखों बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई भी करते हैं। तो आपको भी इसमें फॉर्म भरना चाहिए, इसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं यूपीएससी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इतना जान गए कि दोस्तों यूपीएससी क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। इसे हिंदी में लोक सेवा आयोग भी बोला जाता है। अब दोस्तों जो यूपीएससी है, मैंने पहले बता दिया, ये एक संस्था है। क्या है दोस्तों, एक संस्था है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। क्या करवाती है? एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब दोस्तों ये दो प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बहुत सारे स्टूडेंटों को आज तक भी पता नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ। पहले देखो एक एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम करवाती है, एक एनडीए का एग्ज़ाम करवाती है। अब सिविल सर्विसेज में अंदर देखो कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होता है आईएएस, एक दूसरा होता है आईपीएस, तीसरा होता है आईएफएस और चौथा होता है आईईएस और आपका जो है पांचवा होता है जो आईआरएस, जो आईटी होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या है, इनकी फुल फॉर्म के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो इस आईएएस की फुल फॉर्म होती है, देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेन सर्विस और आईईएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और आईआरएस की फुल फॉर्म होती है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। ये आईटी में होता है। यानी यूपीएससी, मैंने बताया पहले कि यूपीएससी दो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक सिविल सर्विसेज, एक एनडीए का, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज के अंदर ये सारे एग्जाम आ गए। अब एनडीए क्या होता है, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे एग्जाम होती है ना, ये आपकी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। आपको अभी तक पता भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका यही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इतना आपको जान गए हैं। यूपीएससी एक संस्था है जो भारतीय संविधान द्वारा एक निर्माण है, मतलब कि स्थापित है ये यूपीएससी, ठीक है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम इसी का ही होता है। बहुत कठिन, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करना होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत होती है। ये आपके हो गए, इतना आप जान गए। अब है दोस्तों क्वालिफ़िकेशन। अब दोस्तों क्वालिफ़िकेशन है ना, इसके अंदर आप भाई देखो अगर ग्रेजुएशन पास हो, है ना, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे से वो आपकी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, यानी बीबीए हो, बीसीए हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई सी भी आपके पास में स्ट्रीम हो, सिर्फ आप ये ना, है ना, जो आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर मान लो कोई फाइनल ईयर के अंदर है और उसका एग्ज़ाम हो चुका है और वो अपेयरिंग में चल रहा है, तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
अब दोस्तों बात आती है वैकेंसी कब निकलती है। ठीक है, वैकेंसी कब निकलती है। अब दोस्तों देखो, इसकी हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है और ये फरवरी के महीने में ये वैकेंसी निकलती है। तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट लेकिन ज़्यादातर देखा गया है तो ये फरवरी माह में ये वैकेंसी निकलती है। शुरू में ये स्टार्ट हो जाती है और फरवरी के लास्ट वीक तक ये इसका फॉर्म चलता है। अगर आपका भी सपना है यूपीएससी में जाने का तो फरवरी आने वाली है तो आप जल्द इसका फॉर्म लगाइएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब दोस्तों आती है एग्ज़ाम फीस की। अब दोस्तों देखो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो होता है ये 100 रुपये लेती है। नामात्र फीस है, बहुत कम फीस है, 100 रुपये। तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो आपकी जो SC ST होती है उनके लिए कोई फीस नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है मेन कारण की, यानी एज क्राइटेरिया एंड अटैम्प्ट, कितने अटैम्प्ट तक दे सकते हैं। देखो दोस्तों, एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जब आप 21 साल से पहले नहीं भर सकते, 21 साल के होते आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अब बात करें दोस्तों जनरल के लिए, अधिकतम आयु कितनी है, 32 साल तक भर सकता है और 6 बार इसका एग्ज़ाम दे सकता है। बात करें ओबीसी वालों की तो ये 35 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम तो मैंने पहले बता दिया 21 है और ये जो है 9 बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। SC ST की बात करें तो 37 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये कितनी ही बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, अब बात करें दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो, अब यूपीएससी का जो पेपर होता है ना वो 3 पार्ट्स में होता है। अब देखो, एक तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेन एग्ज़ाम होता है, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। ये तीनों स्टेप आपको जब क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपकी रैंक बनती है, तब जाकर आप सेलेक्ट होते हो। आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है इनमें से। ठीक है, देखो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका होता है तो उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे, बाकी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन इसमें आते हैं। दूसरा मेन एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर भाई साहब रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है और फिर बाद में इंटरव्यू होता है। एक बात एक और याद रखिएगा, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ना, ये एक मतलब कि जो होता है एक दिन आपका इसका पेपर होता है और इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। और दूसरी बात करें कि इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। कितने? 1/3 की। इसका मतलब ये होता है कि 3 अगर क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका जो एक वाला सही है वो भी गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, काट लिया जाएगा उसका नंबर। ये होता है 1/3। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम समझ गए। मेन एग्ज़ाम के अंदर आपके 9 एग्ज़ाम होते हैं। कितने एग्ज़ाम होते हैं? 9 एग्ज़ाम। ठीक है, और प्रत्येक पेपर आपका 3 घंटे का होता है। प्रत्येक पेपर आपका कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का पेपर होता है। अब कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं? पहला आपका होता है इंडियन लैंग्वेज पेपर, दूसरा होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, तीसरा है आपका इजी पेपर और चौथा है जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल स्टडी फोर्थ। ये हो गया 2 पेपर आपके बचे। एक हो गया ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और एक ऑप्शनल पेपर सेकंड। ये 9 प्रकार के पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर जो 3 घंटे का होता है। ठीक है, अब बात आती है जब आप ये भी पास कर लेते हो और ये भी पास कर लेते हो तब आपको इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू आपका लिया जाता है, ये जो है ना 275 मार्क्स का होता है। जब ये तीनों स्टेप आप क्लियर कर लेते हो और जब आप फाइनली यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है, जब उसमें आपको रैंक मिलती है तब आपको पोस्ट दी जाती है। इनमें से आपकी पोस्टें मिलती है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि जैसे IAS है, IPS है, IFS है, इनका काम क्या होता है, इनको क्या करना होता है, पहले मैंने बताया था मोटे मोटे शब्दों में कि ये सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। जो योजनाएं निकलती है, कौन सी योजना निकल रही तो उस पर बैठ के डिस्कस करते हैं कि सही है नहीं है, समाज की भलाई के लिए सारे काम ये करते हैं। बट लेकिन थोड़ा इनका और भी अलग अलग काम होता है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हो और बात करें कि जैसे कि मेन एग्ज़ाम के अंदर मैंने बताया कि 9 पेपर होता है, तो वो 9 पेपर में सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, अगर आप चाहते हो तो भाई आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि हमको ये वीडियो चाहिए,
तब आपको मैं वीडियो देने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब दोस्तों इतनी सारी मैंने आपको जानकारी दी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया है और आप जो है कोई जानकारी नहीं छूटी है। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।